हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, आपका हाल चाल पहले और फिर इसके बाद आपका हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। और फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने आ गए हैं। और साथ में ही इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है बच्चों। आज ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो गया? फिनिश हो गया है ना? अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे और साथ में ही हम एक दो क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे उसका जवाब भी देंगे। और साथ में ये भी बता दें बच्चों कि पिछली क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और साथ में आप लोगों के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग, और आप लोग इसी तरीके से बने रहें और अपने सारे क्वेश्चन के आंसर को देते रहें। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपको याद होगा, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है ना? प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस होता है, प्रेगनेंसी किस प्रकार से होती है और कैसे चेंजेस होते हैं, प्लासेंटा कैसे डेवलप होता है, जिसमें हमने कोरियानिक विलाई के बारे में देखा। और साथ में वो किस प्रकार से प्लासेंटा में कन्वर्ट होता है और इनर सेल मास जो है वो 3 लेयर में एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म में कन्वर्ट होता है और उसमें स्टेम सेल होती है। और साथ में बच्चों हमने ये भी देखा था पिछली क्लास में, याद होगा तो पहले मंथ में किस प्रकार से बच्चा जो है ग्रो करता है और फिर उसके बाद दूसरे मंथ में क्या होता है, तीसरे, चौथे, पांचवें, और इस प्रकार से 9 मंथ में जो बच्चा होता है वो 9 मंथ से ज्यादा समय लगता है थोड़ा सा। ठीक है, 9.5 मान सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि कर सकते हैं कि 9.5 महीने, लेकिन नॉर्मली 9 से 9.5 महीने जो है एक बच्चा ग्रो कर जाता है। हमने ये भी देखा था कि पहले 8 हफ्ते में जो बच्चे का वेट होता है वो लगभग 2 से 2.5 ग्राम तक का होता है और जब बर्थ लेता है बच्चा तो वो 3 से 3.5 kg का होता है। तो पिछली क्लास में इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की जो क्लास है बच्चों, आज की जो हेडिंग है यहाँ पर है प्रसव एवं दुग्ध स्रावण, जिसको इंग्लिश में बच्चों कहा जाता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो प्रसव और उसके बाद हम लैक्टेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा कि एक बच्चा जो लगभग 9 से 9.5 महीने का हो गया है, अब वो बर्थ लेगा, है ना, वो जन्म लेगा। तो उसके जन्म के लिए जन्म में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक को एकदम क्लियर करते हैं। चलिए, ठीक है, और साथ में अपने कॉन्सेप्ट को फिर से, है ना, अगेन हम बता दें, क्लियर करते हैं, क्योंकि यहां रटना मना है ना? आपको पता है ना, यहां रटना मना है। यहां क्या है? यहां सीखना है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। तो आज की जो क्लास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हम बताएंगे जिसमें आपको उसको याद करके रखना है और जो कि जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें बड़ा काम आने वाला है ना? तो इससे पहले हम एक और पॉइंट बता दें हम कि हमने पिछली क्लास में एक बार एक वर्ड यूज किया था, लेबर पेन। लेबर पेन का मतलब होता है बच्चों कि एक बार जब बच्चा पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है तो पेन स्टार्ट होता है, मतलब कि यूट्रस में, गर्भाशय में जो है दर्द स्टार्ट होता है, इसी को लेबर पेन कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर बता दें कि एक माँ के लिए एक बच्चे को जन्म देना माँ का एक पुनर्जन्म होता है, कह सकते हैं। यहाँ पर इतना पेन होता है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, यानी 3rd डिग्री से ज्यादा भी कह सकते हैं कि उस समय एक माँ अपने बच्चे को जो बर्थ दे रही होती है उससे ज्यादा जो है अपने उस पेन को वो सहन करती है। तो इसलिए वो अटूट बंधन होता है ना, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और साथ में बेटा अपनी माँ के लिए कितना, या दुनिया के लिए कितना ही बेटा जो है गड़बड़ हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो उसका बेटा ही रहता है और हमेशा उसका प्यारा ही रहता है। तो बेटा हो या बेटी, सभी लोग माँ के क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। यहाँ हम सिर्फ बेटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है बच्चों हम यहाँ पर बता दें कि प्रसव किसे कहेंगे, यानी पार्चुरेशन किसे कहेंगे। पार्चुरेशन की अगर डिफिनेशन आ जाए तब क्या आप लिखेंगे बच्चों? वहां पर एक लाइन में ही आपको ये लिखना है कि गर्भ पूर्ण विकसित होने के बाद, गर्भ का पूर्ण विकसित होने के बाद गर्भाशय से बाहर निकलना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है ना, यानी जिसको पार्चुरेशन कहते हैं। हमने क्या बताया फिर से, है ना, क्या कि गर्भ मतलब जो फीटस है, जो बच्चा है, वो पूरी तरीके से गर्भ में क्या हो जाए? विकसित हो जाए। तो बच्चा पूरी तरीके से गर्भ में विकसित हो जाता है, सॉरी गर्भाशय में। ठीक है, बच्चा पूरी तरीके से गर्भाशय में विकसित हो जाता है और गर्भाशय से जब वो बाहर निकलता है ना, जन्म लेता है, तो उसी को हम क्या करते हैं? प्रसव करते हैं, पार्चुरेशन करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना? अब बच्चों हम इसमें ये देखने चाह रहे हैं कि वो किस प्रकार से ये सारे प्रोसेस होते हैं।
ठीक है। तो एक हम एक शॉर्टली छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं और इस फिगर में हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से एक बच्चा जो है वो ग्रो करता है और मतलब बर्थ लेता है। आपको इतना याद होगा, पिछली क्लास में हम यहां पर म्यूकस का एक लेयर बनाए थे ना, म्यूकस कैप जैसी संरचना थी। और उसके बाद बच्चों यहां पर बता दे एक पतला सा लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं, एमनियॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, एमनियॉन कहा जाता है इस पतले मतलब इस लेयर को, इस पतली झिल्ली को। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा बच्चा है ना। तो बच्चों ये गर्भ में पूरी तरीके से पूर्ण विकसित जो है बच्चा होता है, इसी प्रकार से मतलब उसके हाथ पैर यहाँ पर पूरे विकसित हम बनाए नहीं है, बट फिर भी आप समझ लीजिए इसके थ्रू हम क्या बताना चाह रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से एक बच्चा जो है पूरी तरीके से विकसित है और अब उसका जो सर होता है बच्चों वो इस साइड होता है। ठीक है, इसका सर हमने यहाँ उल्टे साइड बनाया, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है कि बच्चा उल्टा पैदा होता है, अन्यथा जो है वो हमेशा कैसा होता है, उसका सर जो होता है सर के बगल वो पैदा होता है, जन्म लेता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हम यहाँ पर ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो पतला सा लेयर जो है एमनियॉन का एक पतला सा परत होता है, एक झिल्ली होती है जो इसको कवर करके रखती है और इसके अंदर जो है एमनियॉनिक फ्लूइड भरा होता है, जो कि जब बच्चा जन्म लेने वाला है, अभी ये तो पता है ना कि नाड़ होता है, अम्बिकल कार्ड है ना, और यहाँ पर प्लासेंटा है ना, इतना तो क्लियर है। अब उसके बाद अम्बिकल कार्ड जो होता है बच्चों, ये पहले तो उसमें जब ये पार्सुलेशन होगा मतलब प्रसव होगा तो उस दौरान होगा क्या, सबसे पहले प्लासेंटा जो होता है यानी प्लासेंटा से एक मैसेज जाएगा ब्रेन तक। ठीक है, मैसेज जाएगा कि अब बच्चा पूरी तरीके से क्या हो चुका है, ग्रो हो चुका है ना। यानी कि यहां पर कुछ जो तंत्रिका तंत्र जो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्लासेंटा के थ्रू मैसेज जाएगा कि बच्चा पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है, जो फीटल है अंदर वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, ग्रो हो चुका है। तो उसके बाद धीरे धीरे जो गर्भाशय, ये जो गर्भाशय की दीवार है बच्चों, ये गर्भाशय की दीवार में क्या होगा, संकुचन स्टार्ट हो जाएगा। संकुचन स्टार्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्टूडेंट क्या, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन कहा जाता है। मतलब समझिए हमने यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको, यानी कि एक बच्चा पूरी तरीके से जब गर्भाशय में ग्रो हो जाता है तो उस दौरान स्टूडेंट में होता क्या है कि उसका जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा से एक मैसेज जाता है ब्रेन तक और उसके बाद तंत्रिका तंत्र काम करना स्टार्ट करते हैं और तंत्रिका तंत्र जो होते हैं गर्भाशय को संकुचित कराना स्टार्ट करते हैं। जब संकुचन होता है तो उसको बोलते हैं क्या, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। देन यहां से मैसेज जो है, यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन जब होता है तो गर्भाशय की दीवार से फिर जो है मैसेज यहां से प्लासेंटा के थ्रू फिर अगेन कहां पर जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि के पास जाता है और पीयूष ग्रंथि से निकलता है हार्मोन जिसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है बच्चों, ये बहुत तेजी के साथ गर्भाशय को क्या कराता है, संकुचित कराता है। मतलब यहां पर पॉइंट क्लियर करते हैं हम आपका, ध्यान से सुनिएगा। प्लासेंटा से पहला जो है रिफ्लेक्शन होगा, प्लासेंटा से मैसेज जाएगा, है ना, किसको, जो ग्रंथियां होती हैं, सॉरी ग्रंथियां नहीं, जो यहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वहां मैसेज जाता है ब्रेन तक पूरा, और ब्रेन समझता है उस पार्ट को कि हाँ अब जो है फीटस पूरी तरीके से क्या हो चुका है, ग्रो हो चुका है। धीरे धीरे गर्भाशय में संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैसेज गया ब्रेन तक, मैसेज जाने के बाद गर्भाशय में क्या होना स्टार्ट हुआ, संकुचन होना स्टार्ट हो गया। तो उसी संकुचन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। यानी फीटल यानी जो गर्भ है वो क्या कर रहा है, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, संकुचन हो रहा है।
तुरंत मतलब इसी प्रोसेस में यानी प्लासेंटा के से मैसेज तो गया है ब्रेन तक, तो ब्रेन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन जो है जब वहां से रिलीज होता है, रिलीज होकर गर्भाशय की जो दीवार को बहुत तेज क्या कराना स्टार्ट कर देता है, संकुचन कराना स्टार्ट कर देता है, और संकुचन की वजह से जो है जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो बर्थ लेता है। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों ऑक्सीटोसिन के साथ एक और हार्मोन है रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन दोनों हार्मोन जो है एक प्रसव में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि प्रसव इन्हीं के कारण संपन्न हो पाता है, एक बच्चा जो है जन्म ले पाता है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ऑक्सीटोसिन है, और ऑक्सीटोसिन को ही बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। किस हार्मोन के नाम से जानते हैं, बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर हम बता देते हैं, ये आपके जो अभी हम जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज पूछेंगे उसमें आएगा, ये पक्का आएगा। ठीक है, एक आउट कर दिए क्वेश्चन आपके लिए है? तो फिर से देखते हैं एक बार यहां पर, यानी होता यूं है कि जैसे ही एक जो है फीटस जो होता है वो गर्भ में पूरी तरीके से जब ग्रो हो जाता है, तो ग्रो होने के बाद वहां फीटस की वजह से गर्भाशय में संकुचन होना स्टार्ट होता है। उसी संकुचन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन, जिसमें जो तंत्रिका तंत्र होती है मैसेज करती है ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन तक मैसेज, और ब्रेन से तो हमेशा कनेक्ट होता है। ठीक है, तो उस दौरान जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन जो है ये बहुत तेजी के साथ गर्भाशय को क्या कराता है, संकुचित कराता है। संकुचित इसलिए कराता है ताकि जो है वो बच्चा क्या हो सके, बाहर निकल सके, बाहर वो जो है बर्थ ले सके, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये एम्नियन की परत है, जो ये पतली परत हम दिखा रहे हैं, एम्नियन की जो परत है, पहले ये परत बाहर पहले ये परत फट जाएगी और जो इसमें लिक्विड होगा थोड़ा बहुत वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो एम्नियन की परत फट जाती है। उसके बाद ये बच्चा जो है सर के साइड से, मैक्सिमम सर के साइड से, बहुत ही रेयर में पैर के साइड से बच्चे बर्थ लेते हैं। तो ये सर के साइड से क्या होगा, ये बच्चा बर्थ लेगा और ये प्लग हट जाएगा, यहां से प्लग जो होगा ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये बच्चा फिर उसके बाद बर्थ ले लेगा। अब उसके साथ ही ये अम्बिकल जो कार्ड है ये भी बाहर आ जाएगा। फिर से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये जो अम्बिकल कार्ड है, जो नाड़ है वो भी क्या हो जाएगा, वो बाहर वो भी निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो अभी इसको काटना है। ठीक है, नाड़ को काटा जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं, नाड़ को काटा जाता है। लेकिन नाड़ को तब काटा जाता है जब बच्चा सांस लेना स्टार्ट कर देता है, मतलब बच्चा श्वसन की क्रिया करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब बच्चों की गर्भ में बच्चा श्वसन की क्रिया नहीं करता, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया आपको, है ना। यानी कि अगर एक बच्चा मां के गर्भ में है तो वो सांस नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कहां से जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है, ऑक्सीजन जाएगा कहां से, है ना। तो ऑक्सीजन नहीं जा पहुंच पाता वहां पर, और उसके बाद ये बच्चा सांस नहीं ले पाता है। तो सांस ये मतलब इसमें ऑक्सीजन आता कहां से है, पिछली क्लास में याद है, प्लासेंटा के थ्रू हमने बताया था ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो यहाँ जो प्लासेंटा है यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जो नाड़ के थ्रू बच्चे में, नाभि के थ्रू जो है बच्चों ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता रहता है ना। और जब बच्चा एक बार जन्म लेता है, जब वो श्वसन की क्रिया करता है, तो उस दौरान अम्बिकल कार्ड को दो साइड से बांध दिया जाता है, बांध कर फिर उसके बाद उसको काट दिया जाता है। फिर उसके बाद प्लासेंटा जो यहाँ पर है, इसको ये भी तीसरे फेज में क्या हो जाता है, प्लासेंटा भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रसव का हमने प्रोसेस बता दिया आपको, और उसमें हमने आपको बताया क्या कि प्लासेंटा के वजह से जो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है जब एक बच्चा ग्रो कर जाता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र मैसेज भेजती है, कहां, पिट्यूटरी ग्लैंड थे, वहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत तेजी के साथ गर्भाशय को क्या करता है, संकुचित करता है, ताकि बच्चा आसानी से क्या हो सके, बर्थ हो सके। जब ऐसा कर रहा होता तो अंडाशय से, ये ओवरी से निकलता है ना, ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, जो कि क्या करता है, इसका रिलैक्सिन हार्मोन का एक मुख्य काम है पेल्विस रीजन यानी कि श्रोणि जो क्षेत्र होता है उसको चौड़ा कर देता, ताकि बच्चा आसानी से क्या कर सके, बर्थ कर सके। ठीक है, तो ये ओवरी से निकलता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन को ही क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं बच्चों। इतना क्लियर हो गया ना, इतना कोई कॉन्सेप्ट, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बताएं, आगे हम इसको इवेस्ट करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे हम बच्चों बताएंगे आपको कि दुग्ध स्रावण यानी कि लैक्टेशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं क्या, लैक्टेशन। तो बच्चों जब एक महिला जब गर्भवती रहती है तो उस दौरान उसके जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस हो रहे होते हैं, है ना। और आपको याद होगा बच्चों, आपको पिछली क्लास में हम बताए थे कि प्लासेंटा से जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्राव होता है बहुत तेज हो रहा होता है। किसका किसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन अधिक होने की वजह से, यानी यहां पर एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ सकता है या आपके दिमाग में आ सकता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी क्यों जो है मिल्क सिक्रेशन होता है, उससे पहले क्यों नहीं होता? तो उससे पहले इसलिए नहीं होता बच्चों, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है और जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये हार्मोन जो है प्लासेंटा के थ्रू बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, जिससे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है बच्चों, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है और जब एक बार बच्चा जन्म ले लेता है तभी ये हार्मोन निकलता है। और ये उससे पहले क्यों नहीं निकलता? क्योंकि प्लासेंटा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? किस लिए ज्यादा होता है? इसलिए ज्यादा होता है बच्चों, बताया भी है हम, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है अंतर गर्भाशयी स्तर को क्या होता है, मजबूत बनाए रखते हैं ताकि बच्चा ग्रो कर जाए, है ना। जब इसका स्तर ज्यादा होता है तो उस दौरान प्रोलैक्टिन जो है पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता, और जब एक बार बच्चा जन्म लेता है, प्लासेंटा बाहर निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन पीयूष ग्रंथि से होना स्टार्ट हो जाता है। और पीयूष ग्रंथि से जब होना स्टार्ट होता है तो उस दौरान जो है दुग्ध स्रावण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी दुग्ध का पूरा जो निर्माण की प्रक्रिया, साथ में दुग्ध का स्रावण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही दुग्ध स्रावण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो बच्चों यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब एक बार बच्चा जन्म लेता है तो लगभग 1 से 5 दिन तक, कितने? 1 से 5 दिन तक, ठीक है, 1 से 5 दिन तक जो है हल्के पीले रंग का दूध का स्रावण होता है मां से, और उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। उस दूध को प्रथम खीस, उसको हिंदी में प्रथम स्तन्य या खीस, ठीक है, या खीस, इसको इंग्लिश में कोलोस्ट्रम कहा जाता है बच्चों। ठीक है, प्रथम खीस, या इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम। ठीक है, ठीक। तो यहां पर फोकस करिए, हमने क्या बताया कि जब एक बार बच्चा जन्म ले लेता है तो मां से मिल्क का सिक्रेशन होता है, और जो मां से मिल्क का सिक्रेशन होता है बच्चों, उस मिल्क वो मतलब 1 से 5 दिन तक वो मिल्क जो होता है वो हल्के पीले रंग का, गाढ़ा और पीले रंग का होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे प्रथम स्तन्य, ठीक है, प्रथम स्तन्य या फिर खीस कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कोलोस्ट्रम कहा जाता है। और ये बच्चे के लिए, ये वाला दूध जो है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं और बहुत सारे प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं जो बच्चे को आने वाले समय में रोगों से बचाने का काम करते हैं। इसलिए बच्चे को यह कहा जाता है कि पहला जो मां का दूध है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले मां का ही दूध उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि मां के दूध में उपस्थित जो पोषक पदार्थ, साथ में प्रतिरक्षी प्रोटीन, वो उससे रोगों से लड़ने से बचाता है। ठीक है, और उसमें जो एक मुख्य जो प्रतिरक्षी प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? IgA। ठीक है, IgA प्रोटीन जो होता है ये मुख्य प्रोटीन, प्रतिरक्षी प्रोटीन होता है जो बच्चे को रोग आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहा होता है बच्चों। ठीक है, उसके साथ ही बच्चे को 3 से 4 महीने या फिर 3 से 6 महीने डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को मां का ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि मां के दूध में उपस्थित जो पोषक पदार्थ है वो अन्य दूध में नहीं मिलता, अन्य किसी भी बाहर के डिब्बे या अन्य दूध में नहीं मिल सकता। इसलिए जो है डॉक्टर कहते हैं कि लगभग 3 से 6 महीने तक जो है बच्चे को मां का ही दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और हम बता दें बच्चों कि प्रोलैक्टिन तो मिल्क के सिक्रेशन, स्रावण में मदद कर रहा है। ठीक है, मिल्क का निर्माण हो रहा है और मिल्क निर्माण के साथ साथ इम्ब्यूलम बन रहा है। ठीक है, पिछली क्लास में बताया ना, इसको क्वेश्चन भी पूछे थे, आप लोगों ने आंसर भी दिया है उसका। और उसके साथ साथ जो है अब मिल्क जब बन गया है मेमोरी ग्लैंड में तो उसको इजैकुलेट होना है, उसको बाहर निकलना है, और उसको बाहर निकलने में कौन मदद करता है? ऑक्सीटोसिन मदद करता है। और इसे जो है इस हार्मोन को किसके नाम से जानते हैं? इस हार्मोन को आपको पता है, बर्थ हार्मोन, और साथ में एक और हार्मोन के नाम से जानते हैं, कौन सा? हाँ बता दे, मिल्क इजैकुलेशन हार्मोन। ठीक है, यहां पर मिल्क इजैकुलेशन हार्मोन फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर से रिवाइज कर देते हैं, है ना? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ में आ गया ना, इसको बता देते हैं बच्चों। दुग्ध स्रावण, जब एक बच्चा जो है 9 से 9.5 महीने के बाद जन्म लेता है तो मां से दुग्ध का स्रावण स्टार्ट हो जाता है। और दुग्ध का स्रावण किसके कारण स्टार्ट होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले क्यों नहीं होता? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण ज्यादा रहता है, जिससे प्रोलैक्टिन जो है काम नहीं करता, इसलिए दुग्ध का स्रावण जन्म के बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद
जब जो दुग्ध का स्रावण स्टार्ट हो जाता है तो जो पहली बार जो दूध स्रावित होता है वो हल्के पीले रंग का होता है और गाढ़ा होता है, हल्के पीले और गाढ़े रंग का होता है। उसमें जो है बहुत सारे प्रोटीन, प्रतिरक्षी प्रोटीन और साथ में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। और लगभग 1 से 5 दिन तक जो दूध निकलता है, जो दूध स्रावण होता है, उसको प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं, इंग्लिश में उसको बच्चों कोलोस्ट्रम कहा जाता है। और डॉक्टर के अनुसार बच्चे को पहला दूध, माँ का पहला दूध ही बहुत उपयोगी होता है, उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे रोगों से लड़ने में उसकी मदद करता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब उसके बाद उसमें प्रतिरक्षी प्रोटीन मुख्य रूप से कौन सा होता है? एजी होता है। और बच्चों हमने यहाँ पर बताया कि प्रोलैक्टिन दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है या दुग्ध स्रावण की क्रिया को संपन्न करता है, लेकिन उस दुग्ध को बाहर इजैकुलेट कराना है, मतलब बाहर रिलीज कराना है दूध को। एक तो दूध मेमोरी ग्लैंड में बनाने का प्रोसेस जो है प्रोलैक्टिन कर रहा है ना। इतना तो प्रोसेस, इतना तो समझ में आया। प्रोलैक्टिन स्रावित कर रहा है, उसको बना रहा है वहां पर, लेकिन उसको बाहर भी रिलीज कराना है। तो बाहर रिलीज कराने का काम किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का, जिसको हम मिल्क इजैकुलेशन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसलिए मतलब ये बाहर इजैकुलेट कराने का काम करता है, ये मिल्क को बाहर सिक्रेट कराने का काम करता है। इसी को क्या कहा जाता है? मिल्क इजैकुलेशन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और बर्थ हार्मोन भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसी के कारण जो है बर्थ भी हो पाता है ना। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, और एक बार अगर नहीं समझ आए वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। इसमें टफ कुछ है नहीं। हमने क्या बताया, इसमें प्रोलैक्टिन से जो मिल्क है मेमोरी ग्लैंड में बनने लगता है ना, उसका स्रावण जो है प्रारंभ हो जाता है। और उसके साथ साथ पहली बार जब दूध का स्रावण होता है बच्चे के जन्म होने के बाद, तो 1 से 5 दिन का जो समय होता है उस हल्के पीले और हल्का पीला होता है लेकिन गाढ़ा होता है दूध, ठीक है। हल्के पीले और गाढ़े दूध को प्रथम स्तन या खीस कहते हैं, या कोलोस्ट्रम उसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। उसमें एक प्रतिरक्षी प्रोटीन मुख्य रूप से होता है IgA। और साथ में हमने आपको ये भी बताया कि प्रोलैक्टिन तो क्या कर रहा है? दुग्ध निर्माण और स्रावण को प्रेरित कर रहा है, लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इजैकुलेट कराता है, उस मिल्क को बाहर सिक्रेट करने में मदद करता है। इसलिए इसको मिल्क इजैकुलेशन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो सब सारे पॉइंट हमने 2 बार 3 बार रिवाइज करके पढ़ा है बच्चों। अगर अब नहीं आया ना तो फिर समझ लीजिए तब तो आप में प्रॉब्लम है ना, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब, ठीक है। 3 बार हम रिवाइज किए हैं और कुछ है नहीं इसमें, सारे वर्ड हम क्लियर कर दिए हैं। आप एनसीईआरटी की बुक एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वहां पर छूटा होगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास जो है यहीं तक, और ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया है ना। और आप लोग खुश है ना? अगले चैप्टर की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं, और नए चैप्टर से नई शुरुआत के साथ हम जो है एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दे बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है आराधना यादव पूछ रही है, सर जो है हमें क्वेश्चन नंबर 20 और 21वां क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, ये कह रहा है कि 1 माह में मानव अंडाशय में कितने अंडे मोचित होते हैं। मतलब क्वेश्चन है 1 माह में मानव अंडाशय में कितने अंडे मोचित होते हैं। तो बच्चों 1 होते हैं, ठीक है। 1 माह में केवल 1, ठीक, इसका आंसर मिल गया। उसके बाद यदि माता में समरूप जुड़वा बच्चे को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा द्विअंडज जन्म यमस थे? मतलब इसका मतलब समझिए, कह रहा है इसका हम समझा देते हैं, यहां पर समझा देते हैं, ठीक है। यहां पर हम समझा देते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसके बाद 21वां क्वेश्चन क्या है कि आप क्या सोचते हैं कि एक कुतिया यानी एक डॉग जो है जिसमें 6 बच्चों को जन्म दिया है, तो उसके अंडाशय में कितने अंडे मोचित होंगे? तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है, अगर 6 बच्चों को जन्म दिया तो 6 अंडे मोचित होंगे। मतलब कुछ ऐसे भी जानवर हैं कि उनके अंडाशय से हर महीने 1 से ज्यादा अंडे का मोशन होता है अगर वो ज्यादा बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया ना। लेकिन ह्यूमन में 1 ही होता है, मानव में केवल 1 होता है। इन केस कभी एक्सेप्शन है कि 1 से 2 हो जाए, नहीं तो 1 ही होता है ना। एक्सेप्शन में 2 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 1 ही हो। तो हम 20वें क्वेश्चन को यहां पर समझा देते हैं बच्चों। ये जुड़वा टॉपिक से रिलेटेड करके पूछ दिया है कि ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि कितने अंडे रिलीज होते हैं। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया, केवल 1 होते हैं। बहुत ही इनर केस में जो होगा वो 2 होता है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि क्या आपका आंसर बदल जाएगा, क्या आपका उत्तर बदलेगा अगर हम कहें समरूप जुड़वा या फिर द्विअंडज जुड़वा। मतलब पहले तो ये जुड़वा का कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर क्या कहा है? समरूप जुड़वा, और दूसरा है द्विअंडज जुड़वा। इसका मतलब समझिए, समरूप जुड़वा
या द्विअंडक जुड़वा। देखिए समृद्ध जुड़वा का मतलब समझिए कि जायगोट है ना, इतना क्लियर है। इसके पास स्पर्म आया, इसको फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करने के बाद ये कितना 2 से 16 स्टेज में पहुंच गया, 2 से 16 स्टेज में पहुंच गया। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर कहते हैं, ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब बच्चों यहां पर होता यूं है समृद्ध जुड़वा में कि एक ही जायगोट सॉरी एक ही अंड कोशिका था, एक ही क्या था, स्पर्म था। स्पर्म जाकर अंड कोशिका को क्या किया, निषेचित कर दिया। जब स्पर्म जाके अंड कोशिका को निषेचित कर दिया बच्चों, तो उस दौरान ये विभेदित होकर जो है आगे जो डिवीजन करके क्लीवेज करके ब्लास्टोमियर्स बना दिया। लेकिन इसके बाद बच्चों होता यूं है कि ये ब्लास्टोमियर जो है बहुत ही रेयरली केस में ऐसा होता है कि आगे ग्रो करता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण तो करता है, लेकिन इस ब्लास्टोसिस्ट में दो भागों में बढ़ जाता है। जब 2 भागों में बढ़ता है तो आधा इनर सेल मास इधर हो जाता है, आधा से इनर सेल मास इधर हो जाता है। इसमें बहुत सारे सेल, और ये आगे जो है डिवाइड करके 2 बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। और ये दोनों बच्चे आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, इनमें भेद कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या होता है, मुश्किल नामुमकिन नहीं कर सकते हैं आप उसको, है ना, बिकॉज दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। मतलब कि समरूप जुड़वा की इंग्लिश की आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब दोनों क्या होंगे, एकदम समान होंगे, है ना, एकदम समान होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा इनमें। बिकॉज क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एक ही एग और एक ही स्पर्म के साथ फर्टिलाइज में ब्लास्टोमियर तक तो सेम थे, लेकिन जैसे ही ब्लास्टोमियर जो है विभेदित होकर ट्रोफोब्लास्ट बनाने की कोशिश किया और इनर सेल मास को अलग करने की कोशिश किया, इनर सेल मास 2 भागों में डिवाइड हो गया। इनर सेल मास 2 भागों में डिवाइड हो गया, आधा इनर सेल मास इधर हो गया, आधा इनर सेल मास इधर हो गया। बच्चों जब ऐसा प्रोसेस हुआ तो हुआ ये कि ये जो इनर सेल मास जो बना है दोनों साइड बच्चों, ये हो गया क्या, यहां पर 2 बच्चे ग्रो होने लगे। यानी कि एक ही यूट्रस में 2 बच्चे ग्रो होने लगे, है ना। यहां पर तो एक ही स्पर्म, एक ही ओवम निकला था, तो समरूप जुड़वा में तो एक ही ओवम निकलता है ना। एक आंसर मिल गया ना, समरूप जुड़वा में एक ही ओवम निकलता है जो आगे विभेदित होता है और 2 भागों में बंटकर 2 बच्चे को जन्म देता है। तो ये आनुवंशिक रूप से बच्चों समान होते हैं। ऐसे जुड़वा जो होते हैं वो आनुवंशिक जेनेटिक रूप से समान होते हैं, है ना, जेनेटिक रूप से एकदम बिल्कुल समान होंगे, अपने मां के जैसे होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा इनमें, है ना। सॉरी मां के जैसे नहीं होंगे, मां के जैसे नहीं मतलब दोनों एक दूसरे के जैसे होंगे। न तो हम इनको पहचान सकते हैं, ना तो इनको। आपने बहुत सारे जुड़वा को देखा होगा जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि दोनों के चेहरे एकदम एक जैसे होते हैं। और ये कैसे जुड़वा होते हैं, समरूप जुड़वा होते हैं। कहां से बदले, ब्लास्टोमियर से। इनर सेल मास 2 भागों में डिवाइड होगा, 2 बच्चों को जन्म दिया। यहाँ एक ही था, इसका मतलब समरूप जुड़वा में एक अंडाशय से एक ही, मतलब अंडाशय से केवल एक ही जो है सेकेंडरी ओसाइट निकलता है, अंड कोशिका एक ही निकलती है। लेकिन द्विअंडक जुड़वा का मतलब समझिए, यहां पर होता यूं है बच्चों कि कभी कभी होता है कि 2 अंडे रिलीज हो जाते हैं, मतलब बहुत ही केस, एक्सेप्शन केस में 2 एग रिलीज होते हैं। जब 2 एग रिलीज होते हैं तो 2 स्पर्म इसको फर्टिलाइज करते हैं, 2 स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो 2 क्या बनता है, 2 ट्रोफोब्लास्ट बनता है। 2 ट्रोफोब्लास्ट बनता है, यानी ये इनर सेल मास है, ये बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट, 2 ट्रोफोब्लास्ट बनता है और 2 जाकर 2 गर्भाशय, मतलब एक ही गर्भाशय में 2 बच्चे ग्रो करते हैं। ठीक है, ये बच्चे दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों या तो गर्ल्स हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, यानी दोनों लड़की, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों बॉयज हो सकते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़की या एक लड़का हो सकता है। डिपेंड करेगा स्पर्म एक्स वाला फर्टिलाइज किया है या वाई वाला फर्टिलाइज किया है। समझ में आया ना। यानी यहाँ पर द्विअंडक जुड़वा में क्या होगा, 2 एग्स होते हैं और उसको 2 अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं। अगर ये एक्स वाला ये वाई वाला कर दिया तो एक लड़का एक लड़की, अगर दोनों एक्स वाले कर दिए तो दोनों लड़की, अगर दोनों वाई वाले कर दिए तो दोनों वाई। इनको पहचाना जा सकता है। ये आनुवंशिक रूप से समान नहीं होते, ये आनुवंशिक रूप से समान नहीं होते, है ना। इसका मतलब द्विअंडक जुड़वा अगर होंगे, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, समझ में आ जाएगा इसका नाम ये है, इसका नाम है, डिफरेंस है दोनों में। तो उसमें उस समय क्या होता है, 2 अंडे वहां से रिलीज होते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन के केस में हो जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर समरूप जुड़वा में केवल एक ही एग है, ये आगे ब्लास्टोमियर से डिवाइड हो जाते हैं और 2 बच्चे को जन्म देते हैं। ये दोनों या तो लड़का होंगे, दोनों या तो लड़की होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, कभी भी लड़का लड़की नहीं हो सकते, दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़के होंगे। तो आई थिंक जो है आपने जो क्वेश्चन पूछा था आप सभी लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
और दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व करा लिए। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो बता दीजिएगा, सर अभी नहीं समझ में आया, तो हम फिर से इसको अगली क्लास में ब्रीफली समझा देंगे। बट हम ब्रीफली यहां पर समझा ही दिए हैं, कोई और भी मतलब है नहीं, कितना टफ भी है, बहुत आसान था, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक थी। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव था ना, बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा स्टूडेंट कि कैसा लगा। और एक क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन तो देना भूल ही गए थे, क्वेश्चन बताइएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ही वो कौन से हार्मोन है जो रिलीज होते हैं, है ना, केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं वो। और साथ में एक क्वेश्चन का आंसर और भी दीजिएगा हमको। क्या आप एक क्वेश्चन हमें और बताइएगा कि जो एंडोमेट्रियम वाल है उसको, उसका निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी और पूरा चैप्टर कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको। और साथ में ही आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।